नमस्कार दोस्तों, घड़ी ने बजा दिए हैं 4। आज है इतवार और आ गई है आपकी अपनी आकृति और आप देख रहे हैं हम हैं गोरखपुर। हर बार से ये सेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों है कैसे हैं सब कुछ जानेंगे, लेकिन इसके पहले अपने सभी पसंदीदा लोगों को, सभी चाहने वालों को मेंशन करते जाइए, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे वो बात शुरू होती है पंचम वेद से। आचार्य चाणक्य ने कहा कि शिक्षक एक सामान्य व्यक्ति नहीं होता, निर्माण और विध्वंस उसकी गोद में खेलते हैं। जी हाँ, ऐसे ही एक शख्सियत की हमारे साथ मौजूदगी है जिन्होंने निर्माण और विध्वंस दोनों को अलग अलग रास्ता दिखा दिया। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने मेडिकल फील्ड को छोड़ दिया, मेडिकल फील्ड उनके हिस्से में उन्होंने छोड़ दिया। जब वो सामाजिक सरोकारों में जाते हैं तो वो डिग्री कॉलेज खड़ा कर देते हैं, और जब वो थिएटर में आते हैं तो एक जो टॉकीज़ हैं, जो फिल्म कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनका एक सीरीज खड़ा हो जाता है। जब वो आचार्य होते हैं तो बच्चे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक उनकी क्लास नहीं मिस करते, और जब वो लैब करा रहे होते हैं तो बच्चों को एक एक चीज़ें पता होती हैं कि प्रैक्टिकल में अगर हमारा रिंग गलत बनता है तो हमारी पूरी थियरी गलत हो जाती है। जी हाँ, हमारे साथ आज उपस्थिति है प्रोफेसर एस एस दास सर की। और हम स्वागत करने के पहले, आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हर बार तो आप आकृति आपको अकेले बोर करती थी, बट आज एक इंटरेस्टिंग सी उपस्थिति है। हमारे साथ गोरखपुर की एक प्यारी सी रेडियो आर्टिस्ट अमृता मेहरोत्रा जी हैं। नमस्ते अमृता जी, बहुत स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो आज के जो कार्यक्रम का प्रारूप है वो इस तरह है सर कि हम आपसे बातें करेंगे और हमारे दर्शक लाइव जुड़े रहेंगे, उनके प्रश्न आमंत्रित होंगे और आपके उत्तर होंगे। माय प्लेजर। तो मैं चाहती हूँ अमृता जी, आज आपका शुभ आगमन है, तो शुरुआत आपकी तरफ से। थैंक यू आकृति, थैंक यू सो मच। सिनेमा की शुरुआत से ही समाज के साथ इसका गहरा संबंध रहा है। भारतीय युवाओं की बात करें तो भारतीय युवाओं में प्रेम के प्रति आकर्षण हो या सिनेमा के कलाकारों के पहनावे के अनुरूप फैशन का प्रचलन, ये सभी समाज पर सिनेमा के ही प्रभाव हैं। सर एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे कार्यक्रम में, हम हैं गोरखपुर में। तो सर सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आकृति ने बताया कि आपने चिकित्सा जगत छोड़कर शिक्षक होना पसंद किया, अध्यापन को ज़्यादा महत्व दिया, तो सर इस पे कुछ प्रकाश डालिए। इनफैक्ट क्या था कि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, मैंने बीएससी जो है मैथमेटिक्स से किया था। उसके बाद जो है हमारे फादर ने कहा नहीं, एक हमारे बड़े भाई इंजीनियरिंग में थे, तो उन्होंने कहा 2 भाई हो तुम लोग, एक मेडिकल में चले जाओ। तो फिर मैंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी से किया बीएससी करने के बाद में, और उसके बाद फिर हमने पीएमटी टेस्ट में अपियर हुए, और उसी साल इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया। पर वहाँ ज्वाइन भी कर लिया था, किंतु मुझे ऐसा लगा कि चिकित्सा में जितनी संवेदनाएं होनी चाहिए वहाँ शायद संवेदनाएं नहीं है। और एक जो मौलिक होता है इंसान को, जिसको रैगिंग उस समय बहुत प्रचलित था, तो रैगिंग में परेशान करें, शैतानियाँ करें तो बात ठीक होती है, पर रैगिंग में मारपीट करें तो जो है अच्छा नहीं लगता है। और शायद इसी वजह से कुछ दुखदाई घटना हुई और मेरे बाएं कान का पर्दा जो है फट गया था, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ संवेदनहीनता है, तो मैंने कहा वापस चलो। फिर मैंने एमएससी किया, और एमएससी करने के पश्चात जो है फिर मैंने इसमें रिसर्च किया। प्रोफेसर आरपी रस्तोगी हमारे यहाँ पे थे, जो एफएनए बहुत बड़े प्रख्यात फिजिकल केमिस्ट थे, उन्हीं के साथ में मैंने पीएचडी की, और फिर उसके बाद अपने शिक्षण कार्य में मैं संलग्न हो गया। तो सर जब आप यहाँ पे प्रोफेसर थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, तो उस समय एक शिक्षक और जो शिष्य होते थे, तो उनका तालमेल कैसा था? बहुत अच्छा तालमेल होता था। बेसिकली मैं तो जब से एज ए टीचर था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को एज ए फ्रेंड समझा, अपने छोटे दोस्त समझे हमेशा, और उनको हमेशा उनकी बात को मैंने इवेल्युएट किया। मैं हमेशा उनसे पूछता था, मेरे क्लास के बाद मैं उनसे बात करता था कि भाई कैसा लगा तुम्हें, कहीं कोई कमी लगी तो मुझे बताना। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है कि ये हम लोग नॉर्मली साइंस थे तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ाया करते थे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट विच वी यूज टू टीच इन इंग्लिश। तो एक लड़का वहाँ से आया था, नागालैंड से आया था, अरुणाचल प्रदेश में आया था, तो उसको सिर्फ इंग्लिश आती थी। और जब फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इंग्लिश में पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा लगा कि लड़के जो हैं थोड़े से उसमें सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे हैं, वो समझने में उनको दिक्कत हो रही है, तो मैं काफ़ी हिंदी भी उसमें बोलने लगा। अपने लेक्चर में मिक्स कर दिया था मैंने। तो मिक्स जब कर दिया तो वो स्टूडेंट जो था पर्टिकुलर, वो बोलता था कि सर आप हमको इंग्लिश में पढ़ाइए। तो मैंने कहा देखो ये डियर, ऐसा है कि मैं तुम्हें टोटल क्लास में अभी इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता, यू कम टू मी आफ्टरवर्ड्स आफ्टर द क्लास व्हेनेवर यू गेट ए टाइम, और फिर मैं तुम्हें इंग्लिश में पूरा पढ़ता।
तो वो क्लास लेने के बाद मैं पूरा 1 घंटा उसको इंग्लिश में, पूरा वो लेक्चर जो मैं देता था उसको मैं पूरा का पूरा फिर से इंग्लिश में पढ़ाता था. सो दैट टाइप ऑफ अनलेस एंड अनटिल द टीचर एंड द टॉट देयर शुड बी अ टच ऑफ दिस, देन यू कैन टीच वेल. और तभी वो लड़के आपकी इज्जत कर सकते हैं. और दूसरी बात ये थी कि मैं हमेशा 1 मिनट पहले ही क्लासरूम के बाहर खड़ा हो जाता था. आज तक मेरा है, माई कॉलर इज अप, दैट आई हैड नेवर बीन लेट फॉर ए सिंगल मिनट इन माई क्लास whenever if I have taken. काफी लोग जुड़ रहे हैं सर. चित्रा त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं जो कि शी इज वेरी गुड, शी इज अ वेरी गुड रिपोर्टर. उनको मैं DSW जब बना था तो उनके साथ में मैंने उनसे साथ काम किया था. सर आपकी बातचीत से तो लग रहा है कि आप मतलब अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप DSW में साइंस डीन भी रहे. तो एक प्रश्न आता है कि जब आप साइंस डीन थे, आप क्लास विश्वविद्यालय के डीन थे, शिक्षक मतलब बच्चों के स्टूडेंट वेलफेयर, पूरे यूनिवर्सिटी के वेलफेयर के लिए बच्चों छात्र. DSW डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर. तो सर तो उस समय सर बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, लाइक बच्चे युवा महोत्सव में जाते थे, तो एक थिएटर का रुख भी देखने को मिला. तो कैसा था माहौल बच्चों? देखिए ऐसा था, जब मैं DSW बना उसके अनफॉर्चुनेटली उसके पहले तक यूनिवर्सिटी में कोई सांस्कृतिक गतिविधियां होती नहीं थी. सब बंद थी पिछले 8-10 सालों में. तो मैंने सबसे पहले इस चीज़ को शुरू किया कि हमारे लड़कों को एक प्लेटफॉर्म मिले और एक हमारे कॉलेज में एक ऐसी, हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसी टीम हो बच्चों की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें. और इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया. तो उसमें मुझे याद है प्रेमनाथ दैनिक जागरण में जो थे, प्रेमनाथ बहुत अच्छे से काम करते थे. वैभव मणि थे हमारे, है ना. उसके अलावा बहुत से यहाँ लड़के, बहुत से लोग ऐसे थे. चित्रा थी, खुद चित्रा भी थी. एक त्रिपाठी करके एक लड़की थी, उसका आई एम फॉरगेटिंग द नेम. और शुक्ला थे. और बहुत से लोग ऐसे थे कि जो उसमें आए और उन लोगों ने मिल करके हम लोगों ने शुरुआत की. तो शुरुआत करने के बाद हमने उनको उनके साथ में काम किया. और मेरा रूम जो था, मेरा जो चैम्बर था वो ओपन था उन लड़कों के लिए. वो कभी भी मेरे रूम में आते थे, वहीं प्रैक्टिस करते थे, वहीं डिबेटिंग होती थी, वहीं पर नाटक होता था और वो काम करते थे. मैं अपना क्लास भी करता था और वो दे यूज्ड टू फील फ्री विद मी. तो दैट्स व्हाई वी सेट अप ए प्लेटफॉर्म. और 3 साल के अंदर यूनिवर्सिटी टॉप पे पहुंच गई थी. मतलब हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हर पार्टिसिपेट करने लगे एंड दे हैड बीन सो सक्सेसफुल. आई टेल यू, मैं आज तक, मैं आप कभी पूछो उन लड़कों से तो आप महसूस होगा कि यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी पोटेंशियल थी, हमारे छात्रों में इतनी पोटेंशियल थी कि हम बता नहीं सकते. सर आप इतना बिजी होते थे स्टूडेंट्स के साथ, तो आप अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रखते थे? देखिए, हमें तनाव कभी नहीं हुआ. बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा तो मुझे मज़ा आता था. आपके साथ भी मज़ा आ रहा है इसलिए कि हमें, आई एम नॉट एट ऑल टेंस, बेसिकली यंग जनरेशन जो है वो हमारे आज के नए भारत का स्तंभ है. यदि हम लड़कों से तनाव महसूस करेंगे तो आप समझ लो फिर हम राष्ट्र को कुछ नहीं दे पाएंगे. तो इसलिए हम अपने लेक्चर रात में चाहे जैसे हो, मैं अपना प्रिपेयर कर लेता था. गाड़ी में, कार में आते आते मैं अपने लेक्चर्स को रिवाइज कर लेता था और लेक्चर देने के बाद मैं अपना फ्री हो जाता था. और फ्री होने के बाद में स्टूडेंट्स के साथ में एक्टिव हो जाता था, उनके साथ लग जाता था. और जो बीच में मुझे टाइम मिलता था, आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे. तो मैंने अपने तनाव रखा नहीं, क्योंकि अपने टाइम मैनेजमेंट मैंने बहुत अच्छा रखा था. ये जो मैंने हमेशा कल के लिए सोचा, आज तो होता ही था, पर हम हमेशा प्लान करते थे नेक्स्ट, टुमारो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो. उससे मुझे बहुत तनाव कभी भी नहीं महसूस हुआ. दर्शकों को ये जानना बहुत सुखद हो रहा है सर कि एक केमिस्ट्री के आचार्य को सुन रहे हैं और अमृता जी जिन्होंने एक तरह से गोरखपुर में टाकीज खड़ा कर दिया. जब भी माया टाकीज की बात आएगी तब भी इतिहास आपको याद करेगा. और इतिहास के तौर पर अभी तो आप हमारे लिए वर्तमान है, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगे कि एक माया टाकीज हुआ करता था जिसकी शुरुआत हुई. तो गोरखपुर में थिएटर का ऐसा जैसा बताया जाता है, प्रिया टाकीज हो या माया टाकीज, एक टाकीज जो मल्टीप्लेक्स आपने खड़े किया. तो मतलब जो एक मल्टी व्यू आया, एक मल्टी विजन आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या इसके पीछे की कहानी है, जानने का थोड़ा मन होता है. कि कैसे लगा कि ये शुरू बिल्कुल. देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, सिनेमा हॉल में हमारे फादर सिनेमा हॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बनाने में. और वो क्योंकि उस समय सिनेमा हॉल एक ऐसी एक क्षेत्र था जो जिसमें कि आज समाज में सबसे ज़्यादा लोग उसको पसंद करते थे. तो अच्छे सिनेमा हॉल को बनाने की उनकी इच्छा थी. तो 1967 में मुझे याद है ये सिनेमा हॉल बना. मेरे बड़े भाई भी उसमें इन्वॉल्व थे और उन लोगों की मदद से ये सिनेमा हॉल बनाया गया. बहुत से फॉर्मेलिटीज़ होते थे सिनेमा हॉल को बनाने के लिए, तमाम परमिशंस वो लेते थे. तो इन सब को करते करते जो है सिनेमा हॉल 1967 में बना.
तो इसमें आपको बताएं, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? जी हमारे गोरक्षनाथ मंदिर के पीठेश्वर उस समय माननीय, आज हमारे बीच में जो है सबसे आप समझिए कि क्या कहना चाहिए, मेरे तो शब्द ही नहीं उनके लिए नहीं है कि उनको किस तरह से आदर से, किस तरह से मैं सम्मान के साथ देखूं। वो उन्होंने दिग्विजय नाथ जी ने वहाँ पे उसका इनॉग्रेशन किया। पिक्चर हमारे यहाँ गुनाहों का देवता लगी थी, जिससे जितेंद्र थे उसमें, और वो महन जी उस समय बैठ के पूरी पिक्चर उन्होंने देखा। मेरा निक नेम पप्पू है, तो बोले वो पप्पू मेरे को बुलाए, बोले पप्पू आज हम पूरा पिक्चर बैठ के देखेंगे। और मैं उनके बगल में बैठा था, मेरे एक बगल में ग्रैंडफादर थे और वो बैठे हुए थे, और वो बैठ के वो पूरी पिक्चर देखे और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, अच्छी पिक्चर लगाना। मुझे अभी भी वो उनकी बात याद है। तो एक दौर वो हुआ करता था, और पिक्चरों के बाद में मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे करके लोग, जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग अच्छे सिनेमा हॉल के, अच्छी चीज़ों के लिए आकर्षित होने लगे, और उस दौर में फिर मल्टीप्लेक्सेस का दौर शुरू होता है। तो धीरे धीरे जो है सिनेमा का दौर ख़त्म होने लगा। पर ये बड़ा लंबा रहा। सिनेमा की जो क्रेज़ थी, सिनेमा की जो समझिए कि आप पब्लिक में जो क्रेज़ था वो अतुलनीय था। मतलब दैट वाज बियॉन्ड। दौर में कैसी पिक्चरें देखना पसंद करते थे हाँ, दर्शक? उस समय पिक्चरों में लोगों को एक्शन मूवीज बहुत आती थी, और एक्शन के साथ साथ स्टोरी मूवीज उनको चाहिए था, जो सिर्फ एक्शन रोमांस के साथ होती थी, या जो है जनरल जो है पैट्रियोटिज्म की मूवी। मुझे याद है पैट्रियोटिज्म पर मनोज कुमार ने क्रांति बनाई थी, और क्रांति पिक्चर में आपको बताऊं कि वो पिक्चर गोल्डन जुबली हमारे यहाँ किया उसने, और कितने नंबर ऑफ शोज फुल गए होंगे मुझे याद नहीं है। 8 हफ्ते तक लगातार 28 शोज फुल रहे फॉर 8 कॉन्टिन्यूस वीक्स, आप सोचिए। और 15वें हफ्ते तक नून शो उसका फुल था, मतलब 15 हफ्ते तक लगातार उसका नून शो फिल रहा, और 8 वीक पूरा कंप्लीट जो था वो सारे शोज, चारों शोज फुल हुआ करते थे। ऐसा भी बताया जाता है सर, जब क्रांति लगी थी आपके वहाँ, तो एक गोरखनाथ के कपल थे, वो रोज रोज क्रांति देखने आते थे, और उन्होंने 3 हफ्ते तक क्रांति फिल्म आते देखी थे, थी। क्योंकि पिक्चर मनोज कुमार बहुत अच्छे निर्माता थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से उस पिक्चर को बनाया था। वो लोग आते थे वहाँ, काफ़ी लोग आते थे देखने, और हमसे मुलाकात तो नहीं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में बिजी रहता था, तो मोस्टली सिनेमा हॉल पर बैठ नहीं पाता था, लेकिन फिर भी पता चला था। सर उस टाइम पे बहुत हिट जोड़ियां हुआ करती थी जी, जैसे माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित। तो जब ऐसी पिक्चरें लगती थी जो हिट जोड़ियां होती थी, तो क्या असर होता था एक थिएटर पे? नहीं, थिएटर पे तो देखिए बेसिकली अभी भी स्टार कास्ट चलता है, उस समय भी स्टार कास्ट चलती है, पर धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी सबसे हिट थी जी। माधुरी और संजय दत्त की जोड़ी जो हिट हुई थी, वो भी बहुत अच्छी उनकी जोड़ी मानी जाती थी। तो पर लेकिन आज तक की जो सबसे पॉपुलर जोड़ी है, और वो है हमारी धर्मेंद्र और हेमा। सर कोई डायलॉग मुझे याद तो नहीं है। केमिस्ट्री ने मुझे पूरे डायलॉग को भुला दिया है। केमिस्ट्री के आगे मैं कुछ नहीं भी आ रहे हैं। अजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं। अजय तिवारी जी दैनिक जागरण में भी एक समर्पित भाव से लगे रहते हैं, आप शोज में भी उन्हें देख सकते हैं। उनकी वो कहते हैं कि हमने माया टाकीज वही राजश्री प्रोडक्शन की सारी फिल्में देखी हैं, क्या पारिवारिक संबंध हुआ करते थे। तो इस पे प्रश्न है सर कि जो फिल्मों में एक तरह से एकाकीपन आया है, बच्चे फिल्मों को चुपके से देख रहे हैं, और एक समय था कि सब परिवार में बैठ के देखते थे, चिप्स खाते थे, पकौड़े खाते थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पारिवारिक मूल्यों के प्रति फिल्मों का क्या योगदान रहा है? देखिए, राजश्री प्रोडक्शंस में बड़जात्या जो थे, वो सूरज बड़जात्या, तो इनके छोटे ग्रैंडसन थे, जो सबसे महावीर बड़जात्या जो ये लोग थे। ये लोग जॉइंट फैमिली में थे, बॉम्बे में रहते हुए जॉइंट फैमिली में थे। आलोकनाथ जी पिता बना करते थे हर तो हर जॉइंट फैमिली की वजह से उनका कल्चर हमेशा जॉइंट होता था, कि पारिवारिक हो, और इसलिए वो जो पिक्चर लेकर के आए, जो वो सब बनाए, जैसे हम आपके हैं कौन बता रहा हूँ, सबसे पहले जब रिलीज हुई तो इसको कोई लेने वाला नहीं था। सलमान खान बिल्कुल नए थे, और उनके साथ में जो उनकी हीरोइन थी वो भी बिल्कुल नई थी, माधुरी दीक्षित नहीं, वो उस समय माधुरी नहीं थी, उनके साथ में दूसरी थी, वो क्या नाम है वो, मैंने प्यार किया कि मैं बात कर रहा हूँ, भाग्यश्री थी, है ना। तो ये जो थे, इसमें जब पिक्चर रिलीज हुई तो मैं आपको बताऊं, इसके सबसे बड़ा क्रेज, उस समय सिनेमा मर चुका था, सिनेमा उद्योग एक तरह से मर चुका था, क्योंकि बेसिकली 82-83 में जो है आपका ये VCD VCR ने बिल्कुल सिनेमा को क्रश कर दिया था, एंड वी वर एट द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन द शटर्स।
हम चाह रहे थे कि सिनेमा हॉल बंद कर दें, पर उसी समय एक पहले उसके मैंने प्यार की पहले राष्ट्रीय की आई थी प्रतिघात साउथ की रीमेक थी वो, और उस पिक्चर में 15 हफ्ते हमारे यहाँ चली, 15 हफ्ते चली। उसने जो है विमेंस लिबरेशन पे था जी। और विमेंस के ऊपर उसमें वो आधारित था। तो वो पिक्चर्स ने एक तरह से फिर से लोगों को थिएटर की तरफ मुख मोड़ा था, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत डरे हुए थे। लेकिन साथ ही साथ जब मैंने प्यार किया आई, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने प्यार किया ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, सारे यंग जनरेशन को सिनेमा हॉल में वापस कर दिया था। जिन लड़कों ने बड़े थिएटर नहीं देखे थे, बड़े पर्दे नहीं देखे थे और वीसीआर और वीसीडी पे पिक्चरें देखते थे, उनको लगा अरे ये क्या बात है, इतनी बड़े भी टीवी स्क्रीन हो सकती है। उनको लगता था ये टीवी स्क्रीन है। सो देयर दे यूज टू कम इन द मूवी, और स्पेशली मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के उस पिक्चर में आकर के दे यूज टू सेलिब्रेट देयर बर्थडेज, दे यूज टू सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरीज, और वहाँ पे बाकायदा केक कटिंग होती थी। पूरा का पूरा हमारा एक बालकनी उनके लिए बुक होता था, बालकनी के बाहर उनके लिए हम अरेंजमेंट करते थे, वहाँ उनका सेलिब्रेशन होता था, और इस तरह से उनकी भावनात्मक जुड़ाव सिनेमा हॉल के साथ होता था। तो राष्ट्रीय की पिक्चरें आप समझ लो एक तरह से जो है आज भी अनपैरेलल है, उसका कोई मतलब जोड़ नहीं है, उसका बिल्कुल बेजोड़ है। और सत्य बताऊं आपको, उसके बाद पिक्चर आई थी हम आपके हैं कौन। जी। हम आपके हैं कौन ने तो पूरे थिएटर के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मेरे यहाँ वो पिक्चर 81 वीक्स चली थी, 81 हफ्ते चलाएगी पिक्चर वो। सर सबसे ज्यादा यही पिक्चर, सबसे ज्यादा गोरखपुर में अब तक जो सबसे ज्यादा ये पिक्चरों का लंबा रन है वो हम आपके हैं कौन पिक्चर का है। और इसी पिक्चर के साथ साथ हमने सिनेमा हॉल को बंद भी किया था, इसको सिनेप्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो लास्ट शो एट माया करके हम लोगों ने इसको माया को तोड़ने का एक प्रोग्राम बनाया था, और उसी दिन उसका आखिरी शो चला करके, और उसके बाद हथौड़ा चलवाया था। अंजू चौधरी जी जो हमारी माननीय मेयर हैं, उन्होंने इस पर हथौड़ा चला करके इस तोड़ने की शुरुआत करी थी, और सिनेप्लेक्स में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करने के लिए सोचा था। सर जब मल्टीप्लेक्स आए गोरखपुर में तो इसका क्या असर हुआ सिंगल स्क्रीन थिएटर पे? नहीं, मल्टीप्लेक्स का असर तो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में कंफर्ट जोन बहुत था जी। एंड द यंगर जनरेशन दे वांटेड द कंफर्ट जोन, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, एट एनी कॉस्ट। उनके लिए कॉस्ट फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट नहीं था, दे वांटेड देयर कंफर्ट जोन, राइट। तो सिंगल थिएटर में जैसे तो वो सिनेमा हॉल जो है उनके बिजनेस बहुत अफेक्टेड हो गए थे, लेकिन इसलिए फिर मल्टीप्लेक्सेस में आने से उनको एक नया एडवांटेज मिला। खरीदारी होती थी वहाँ पे, जो है शॉपिंग कर सकते थे वहाँ पर वो लोग, जो है उनकी कैफेटेरियाज होते थे, कैंटीन होते थे, सो दे वी वेरी कंफर्टेबल। तो इसलिए मोस्टली फिर धीरे धीरे करके सिंगल थिएटर्स के बिजनेस में कम होते गए और सिंगल थिएटर बंद होते भी गए। कुछ लोगों ने जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि हम लोगों ने माया को कन्वर्ट कर दिया, तो वी आर रनिंग स्टिल वेरी गुड। बट जो नहीं कर सके वो सिनेमा हॉल एक तरह से बंद प्राय हो गए हैं। जैसे हमारी फैमिली के मानस है वो बंद हो गया, तरंग जो है वो भी बंद हुआ, हमारे चाचा जी का था, छाया सिनेमा बंद हो गया। इस तरह से कई सिनेमा हॉल प्रश्न भी आ रहे हैं सर जी। इस प्रश्न के पहले दर्शकों के लिए जानना बहुत सुखद होगा कि जब भी आप माया टाकीज की बात करेंगे तो पारिवारिक मूल्यों का एक नया आयाम देखने को मिलता है। माया सर की बहन का नाम था। हाँ, मेरी और बहन ये का नाम बहुत था। खूबसूरत है जब अमृता जी हम लोग राखी मनाते हैं, रक्षाबंधन, इससे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा कि हमारे नाम पे एक पौधा लग जाए। यहाँ तो पूरा मॉल खड़ा हो गया, एक सिनेमा हॉल खड़ा हो गया। प्रश्न आता है सर, वेब सीरीज की आ जाने से सिंगल स्क्रीन पिक्चर व्यवसाय पर क्या असर पड़ा है? वेब सीरीज़ के आने से सिंगल स्क्रीन के पिक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो अलग है, उसके जो देखने वाले हैं वो अलग हैं। कॉमन पब्लिक जो है स्टिल दे वांट सिनेमा हॉल, उनके लिए वेब सीरीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं अभी मैं भी सोचूं तो मुझे वेब सीरीज़ देखूंगा, पर सिनेमा हॉल में सिनेमा पिक्चर देखना पसंद करूंगा, न कि टीवी पे। बड़े पर्दे के कलाकारों को बड़े पर्दे पे ही देखना। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटे छोटे कलाकार जो हैं उनकी पिक्चरें सिनेमा हॉल में नहीं चलती हैं, वो वेब सीरीज़ पे हिट होती हैं। हाँ, जो अभी हमारे सलमान खान हुए या आमिर खान हुए या हमारे जो है बड़े पर्दे के कलाकार जितने भी अमिताभ बच्चन हैं, इन सब की पिक्चरें आ जाए, रिलीज़ होती हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं। एक प्रश्न और आ रहा है सर कि छोटे पर्दे के जो कलाकार हैं उन्हें बड़े पर्दे पर दिखाए जाने के बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल उनको दिखाना चाहिए। मैं आपको सच बताऊं,
छोटे पर्दे के जो पंकज कलाकार त्रिपाठी जी हैं जैसे बहुत अच्छे कलाकार हैं। पंकज त्रिपाठी इज़ रियली फैबुलस। इनकी जो भी सीरीज़ हमने देखी है, कमाल के एक्टर हैं ये लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि कमर्शियल फिल्मों में ये सेट नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि जो निर्माता है वो हमेशा चाहता है इतने पैसे लगा करके वो सिर्फ वो नाम को ही बेचे जो कि नाम पॉपुलर हैं, जी है ना, आप समझ रहे हो। हाँ, साइड रोल में ही आ जाते हैं, पर एज ए पंकज त्रिपाठी को एज ए हीरो लेके चलेंगे ना तो वो पिक्चर नहीं चल पाएगी। सर प्रश्नों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। एक चूंकि हमारी जो बातचीत है वो गोरखपुर के संदर्भ में है, हम है गोरखपुर में, हम गोरखपुर के आयाम दिखाते हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठना वाजिब भी है कि गोरखपुर के कलाकारों को कितने बार गोरखपुर ने देखा बड़े पर्दे पर? गोरखपुर के कलाकारों में बहुत ही प्रतिभा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे दौर में उस समय गोरखपुर के कलाकार बॉम्बे में ज़्यादा जा नहीं पाए थे। हाँ, डॉक्टर करीम साहब ने यहाँ पे पिक्चर बनाई थी, सोच करके पिक्चर बनाई थी उन्होंने, और वो पिक्चर अच्छी भी थी, पिक्चर अच्छी थी, कमर्शियली हिट नहीं हुई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि बॉम्बे में जो हमारी मुंबई है, मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है और गोरखपुर में काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। हाँ, यहाँ की पिक्चरें बहुत अच्छी बन सकती हैं और कलाकारों में भी दम भी है, लेकिन लोग बॉम्बे में उनको लेते नहीं हैं, बिकॉज यू नीड टू हैव ए गॉड फादर। आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको गॉड फादर चाहिए। सर रवि किशन जी सांसद हैं, हाँ, यहाँ रवि के किशन योगी जी तो आदित्यनाथ जी हैं, तो अब तो एक संभावना जगी है अमृता जी कि गोरखपुर के कलाकार बड़े पर्दे पर आए, तो इसमें आपका क्या सुझाव है नए कलाकारों के लिए, या फिर अगर ऐसे कलाकार आते हैं तो आप अपने पर्दे पर दिखाना चाहेंगे, इस तरह से आप किस तरह उन्हें सुनिश्चित देखिए, हमने करना तो चाहेंगे? करीम साहब की पिक्चर को कोई यहाँ शो नहीं कर रहा था और हमने माया में उनके लिए उस पिक्चर को चलाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया था उनको। हमने एक पैसे भी करीम साहब से नहीं लिए थे उस दौरान में। तो मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा इस बात को वो अश्योर करूंगा कि रवि किशन जी के, माननीय रवि किशन जी जो यहाँ पर हैं, वो खुद भी अपने में आज कहते हैं, उनको भोजपुरी का, उनको अमिताभ बच्चन कहा जाता है, तो वो अगर चाहें तो निश्चित तौर पर यहाँ पे एक अच्छा कार्य, मतलब इस अच्छे कलाकारों को मिल सकती है। बट फॉर दैट वी नीड टू हैव ए गुड स्टोरी। देखिए, गुड स्टोरी, गुड म्यूजिक, 2-3 चीज़ें होती हैं। अच्छी कहानी हो, अच्छा संगीत हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिना स्टोरी की पिक्चर आप नहीं चलेगी जी। ये आप मान के चलिए, कहानी में दम हो तो पिक्चर चलेगी, कहानी में दम नहीं है तो पिक्चर नहीं चलेगी। सर मैंने ऐसे सुना है कि गीत, अगर संगीत किसी भी पिक्चर की बहुत अच्छी हो तो वो पिक्चर हिट हो जाती है। जी हाँ। तो ऐसा कभी गीत संगीत सुनकर ही आप मतलब हाउसफुल रहा हो आपका थिएटर? हम आपके हैं कौन इसका उदाहरण है जी। उसमें गीत संगीत था ही, और प्लस उसके साथ में उसके अलावा कुछ भी नहीं था। लोगों, जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी तो यहाँ पे लोगों ने उसको लेने से मना कर दिया, राष्ट्री को बोला कि साहब ये आपने क्या बनाया है, चित्रहार बना दिया है, गीतमाला बना दिया है। तो चित्रहार देखिए हिट हो गया और 81 हफ्ते तक चली, क्योंकि कहानी भी उसमें था, स्टोरी भी चाहिए, खाली गीतों पर पिक्चर नहीं चलती है। गोरखपुर में बहुत से नए कलाकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे देशबंधु जी हैं जो कुछ फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन अभियान में एक तरह से थिएटर चलने लगा, रूम थिएटर, तो वहाँ के कलाकारों में भी काफी उम्मीदें हैं। एक तरफ मानवेंद्र जी हैं, क्योंकि आपने भी बताया कि थिएटर से ही यह शुरुआत संभव है। तो जो लोग काम करना चाहते हैं, जो थिएटर से फिल्मों में आना चाहते हैं, आप एक तरह से आपने थिएटर से लेके फिल्मों तक का सफर ऑब्जर्व किया, क्या कहना चाहेंगे सर उनके लिए आप? इनको देखिए, बेसिकली ये लोग थिएटर आर्टिस्ट जो भी हैं, इनको पहले तो एक प्रोड्यूसर चाहिए, एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए जो इनके पिक्चरों को पहले बनाए, यही बनाए, कहीं भी बनाए, एक अच्छी कहानी चाहिए उनको, और फिर उसके बाद से तब उस पिक्चर को फिर आगे बॉम्बे में ले जाने की सोचना चाहिए। इसमें बहुत मेहनत पड़ेगी। मैं इनिशियल स्टेज पे कोई भी पिक्चर बनाएंगे, निश्चित तौर पर मानिए वो बिजनेस नहीं करेगी, है ना। हम आत्मसंतुष्टि के लिए हम पिक्चर बना लेंगे, कलाकारों की प्रतिभा उसमें निखर के आएगी, लेकिन कमर्शियली वायबल नहीं होगी। कमर्शियली वायबल तभी होगी जब बॉम्बे का कोई बड़ा प्रोड्यूसर, बड़ा डायरेक्टर उसके साथ इन्वॉल्व हो और वो जो है उसको रिलीज करे प्रॉपरली ऑल ओवर इंडिया में जी, है ना। तो उसमें एक मैं कहना चाहूँगा कि स्टोरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पिक्चर का नाम बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो चलेगी। जैसे पिक्चर आकर्षित करती है, और पिक्चरें बहुत कभी कभी नाम की वजह से मारी जाती हैं जी। जैसे मैं एक पिक्चर थी शेफ करके आई थी, तो शेफ पिक्चर जो है नाम से मारी गई, पिक्चर बहुत अच्छी थी लेकिन वो उसके अंदर नाम से मारी गई जी। तो ऐसी बहुत सी पिक्चरें जो है नाम की वजह से मर जाती हैं, कहानी अच्छी होती है फिर भी मर जाती हैं।
सर आज के दर्शक जो हैं, जो सिनेमा के क्रेजी है सिनेमा के लिए, और जो एक 80s और 90s का दशक था उस समय जो क्रेजी होते थे, तो क्या फ़र्क है दोनों? आज का तो क्रेज़ उनका जो है मॉल में जाना, मल्टीप्लेक्सेस या सिनेप्लेक्स में पिक्चर देखना होता जी। था। और पहले का क्रेज़ होता था कि पूरी फैमिली गेट टुगेदर्स होते थे वहाँ पे, वो पूरी फैमिली के साथ वहाँ जाते थे। तो एक तरह से वो सेलिब्रेशन फैमिली सेलिब्रेशन होता था। और अब जो है इंडिविजुअल सेलिब्रेशन कह सकते हैं आप, जो होता है यहाँ पे, और वो सिर्फ वहाँ सेंटिमेंट्स के लिए होते थे। वहाँ पर जो रिश्ते बनते थे, बहुत से लड़कियों को दिखाया जाता था सिनेमा हॉल में। जी। शायद आप लोग को तो मालूम नहीं होगा, देयर यूज्ड टू बी फिल्में बाय शो में, एक शो में लड़की वाले भी आए हैं और लड़के वाले भी आए हैं, और फिर उसके बाद इंटरवल में वहाँ पर लड़की और लड़के में देख हो रही है, आपस में बातें करते थे। दिस आई हैव नोटिस ऑफ माई ओन वाइल सिटिंग इन द सिनेमा हॉल समटाइम्स। लेकिन वहाँ पे आते थे तो वो लोग बैठ के देखते थे, और सब एक तरह से समझिए कि वो सिनेमा हॉल का माहौल दूसरा माहौल हुआ करता था। और अब तो यंगस्टर्स हैं, थोड़ा मौज मस्ती के लिए जाते हैं, अच्छी बात है। अब नहीं करेंगे मौज मस्ती तो कब करेंगे फिर। सर कहानियों में क्या अंतर आया है, आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि अभी कुछ लेख ऐसे प्रकाशित हुए कि जो फिल्मों के लिरिक्स हैं, मिड में लिरिक्स बहुत अर्थपूर्ण नहीं मिले, और इस समय कुछ लिरिक्स में अर्थ है तो कुछ लिरिक्स पे विवाद उठते रहे हैं। तो आप जब एक बतौर व्यवसायी भी आपने लिरिक्स और कहानियों को किस तरह से आप मूल्यांकित करते हैं? देखिए, लिरिक्स होना बहुत अच्छा है, कहानी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहली बात तो पारिवारिक फिल्में यदि आप बना रहे हैं तो उसमें गालियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अपशब्द बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्योंकि कोई भी महिला बैठी हो, आप फैमिली के साथ बैठे हों, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गालियाँ की बौछार हो रही हो, तो वो आप बर्दाश्त करोगे, ना आपकी फैमिली बर्दाश्त करेगी। तो इसलिए जो उसके डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं, डायलॉग्स के ऊपर बहुत ही मनन करके, बहुत सोच समझ के उस डायलॉग्स को लिखना चाहिए कि इस डायलॉग को हमारा हीरो बोलेगा तो समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जी। अगर समाज के ऊपर हमें असर देना है, समाज के लोगों को हमें प्रभावित करना है, तो हर डायलॉग को बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। ये दर्जनों लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं लगातार सर, जिसमें अग्रहरी जी हैं जिनका व्यक्तिगत प्रश्न भी आने लगा है। कुछ लोग, आप सभी से गुजारिश है कि आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस यहाँ रखें। सर प्रश्न आ रहा है कि दैनिक जागरण हर साल फिल्म फेस्टिवल भी कराती है, और फिल्म फेस्टिवल में जैसे इस बार झलकी दिखाई गई जो कि हमने प्रीमियर देखा, तो आप फिल्म फेस्टिवल्स को किस नज़र से देखते हैं? आप उसके महत्व को हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो हमारे फिल्म फेस्टिवल्स में आते रहें। देखिए, फिल्म फेस्टिवल जो है आज से नहीं, बहुत पुरानी चीज़ है। न्यू दिल्ली में भी फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था, जहां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ करते थे। विदेशों की बहुत सी फिल्में जो हम यहाँ पर नहीं देख पाते थे, उनको वो 15 दिन में दिखाया करते थे। दैनिक जागरण का ये पहल बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ, क्योंकि इसमें वो तमाम फिल्में जो कमर्शियली हिट नहीं हैं, उन कमर्शियली फेल जो कहना चाहिए, उन मूवीज़ को जो कि उनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे होते हैं वो पिक्चरें, उनको यहाँ दिखा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल जागरण ने की है, और मैं इसका मुक्त कंठ से मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है, पर इसमें और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे इसको एक साल का एक बार न बना करके हम उसको, जैसे कि गर्मी की छुट्टियां जब होती हैं, जब लड़के हमारे यहाँ पे फ्री होते हैं छोटे बच्चों को, उन सबको इसमें इन्वॉल्व करें। और मैं चाहूँगा कि दैनिक जागरण पहल करके ये बोले कि साहब हम इसको कर मुक्त कर दें, गवर्नमेंट का एंटरटेनमेंट टैक्स इस पर नहीं होना चाहिए। तो उस समय फिर अगर आप करेंगे तो बच्चों को जब फ्री दिखाएंगे तो बच्चे जरूर लाभान्वित होंगे। दैनिक जागरण का जो फिल्म फेस्टिवल है पूरी वो तो तरह आपने से फ्री किया था, दिखाया वो तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन और जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको और लंबा करने की जरूरत है ना। यू नीड टू हैव अ मोर एंड मोर। एक बहुत सुखद बात है जिससे आपको अवगत कराते हुए बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस बार फिल्म फेस्टिवल में 2 फिल्में लगी थी, जिसमें एक फिल्म अल्जाइमर थी। जब अल्जाइमर देखा तो बशारतपुर में रहने वाले एक महिला हैं जो कि शिक्षिका हैं, नाम नहीं उद्घाटित करना चाहूँगी, उन्होंने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया। वहीं हॉल में हम बैठे हुए थे, जब वो अगली फिल्म देखने आई तो बताएं कि उनके पिताजी को अल्जाइमर हुआ था और वो बहुत खराब बिहेव करती थी, उन्हें लगता था मेरे पिता बोझ हैं। लेकिन उस फिल्म को देखने के बाद उनकी संवेदना स्पंदित हुई और उन्होंने आके, अगले सेशन में संतोष फोटोग्राफी कर रहे थे, तो उन्होंने आके एक्सेप्ट किया कि इस फिल्म फेस्टिवल से मेरा जीवन बदला है। तो यहाँ से एक प्रश्न उद्घाटित होता है कि सर जो फिल्में हैं वो जीवन को बदलती हैं, तो आपके साथ भी कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा या फिर कि किसी फिल्म से आप इतने मोटिवेट हुए हो कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में चेंज फील किया हो, तो ऐसा कुछ निश्चित तौर पर जो है ये बहुत ही सही बात है।
कि इंसान जो है फिल्में जो है देख करके अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस करता है। और मैंने पहले ही कहा कि सिनेमा तो फिल्म जो है, सिनेमा जो हॉल जो है, वो दर्शकों के लिए एक आईने का काम करता है। इट्स जस्ट लाइक ए मिरर, यू नो, जहाँ हम अपने आप को देख महसूस करते हैं कि क्या इस परिस्थिति में क्या हम ऐसे हो सकते थे। तो इसलिए वो जो महिला जो आप बता रहे हैं, जब उन्होंने देखा तो उनको महसूस हुआ होगा कि नहीं, ऐसे गलत हम कर रहे हैं। ऐसे ही एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, सत्यकाम करके। सत्यकाम। और मैं शायद सत्यकाम से मैं बहुत मोटिवेटेड हुआ था, और मुझे फिर ज़िंदगी में सिर्फ सत्य के ऊपर मैंने महसूस किया कि इंसान को सच्चाई से मुंह कभी नहीं मोड़ना चाहिए। यू शुड बी नॉट। मुझे सत्यकाम पिक्चर पता नहीं, अभी मुझे कहीं मिल भी नहीं रही है। आई जस्ट वांट टू सी इट वंस अगेन मोर। हम कोशिश करेंगे दैनिक जागरण की तरफ से आप उपलब्ध जरूर करा दिखाएगा। सकें। पिक्चर बहुत ही अच्छी धर्मेंद्र की पिक्चर थी। इस बार कोशिश रहेगी हम फेस्टिवल में भी दैनिक और जागरण बाकी से तो गोरखपुर में दिखाए। राष्ट्रीय की पिक्चरें जो आप देखते ही हैं, सभी के अंदर जो है ना कुछ इसमें भावनाएं होती हैं, और बहुत अच्छी तरह से वो ट्रीट करते हैं। तो बहुत अच्छा इनका बिहेव होता है। सर, पर्यावरण पे आप काफ़ी संवेदनशील रहे हैं, आपके कई लेख भी आ चुके हैं, तो ऐसे में हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बचाएं? देखिए, पर्यावरण तो एक मैं कहना चाहूँगा, पर्यावरण पर इतनी चर्चा हो चुकी है, लेकिन पर्यावरण को कोई समझना ही नहीं चाहता है बेसिकली। पर्यावरण प्रदूषण, इतनी बातें, इतनी गोष्ठियाँ, और उसके बाद में हल आज भी 25 साल से मैं सुन रहा हूँ पर्यावरण पर, 30 साल से सुन रहा हूँ पर्यावरण पर, लेकिन हम कोई इफेक्टिव यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहे हैं, ओनली बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सब कुछ कर दे, मैं कुछ ना करूं। समझ रहे हैं आप? पर्यावरण बेसिकली क्या होता है? एक तो देखिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, धरती का प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण होता है, और नॉइस प्रदूषण। 4 ये होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है एक और हम प्रदूषण में हम लिंक करते हैं, और हमारे जो है थॉट प्रदूषण, मतलब हमारे। तो अब देखिए, इन सब चीज़ों में आप महसूस कीजिए कि इसमें गोष्ठियाँ सिर्फ करते थे लोग, प्लांटेशन कोई नहीं करता था। हम लोगों ने, साइंस के स्टूडेंट थे, 1994 में हम लोगों ने सोचा कि मैं और डॉक्टर ओपी पांडे हमारे कोलीग थे हमारे साथ में, हम लोगों ने कहा यार यूनिवर्सिटी में ही प्लांटेशन करते हैं, चलो लेट अस मेक इट। और हम लोगों ने इसको प्लान किया कि हम यहाँ पर 11,000 प्लांटेशन करेंगे। वी मेट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनके साथ दिया। मैंने अपने फार्म से, मैं किसान भी हूँ, इसलिए मैं अपने घर पे फार्म से मैं अपना यहाँ ट्रैक्टर मंगाया, और करीब 150 एकड़ का यूनिवर्सिटी के कैंपस को हम लोगों ने जोत करके फ्रेश कर दिया। जहाँ जंगली झाड़ियाँ लगी हुई थी, तमाम तरह से पोजीशन खराब थी, वहाँ प्लांट्स नहीं लगा सकते थे, उनके लिए हम लोगों ने कार्य किया। तो हफ्ते में 6 दिन हम लोग गड्ढे खोदते थे, और संडे के दिन हम प्लांटेशन करते थे। एंड वृक्ष मानव उस समय आए थे, सकलानी साहब, जो उन्होंने 2 लाख पेड़ लगाए थे वहाँ उत्तराखंड में, उनको हम लोगों ने बुलाया, एक छोटी सी गोष्ठी करी, और हम लोगों ने 500 नीम के पौधे लगाए शुरू में। चारों तरफ जो प्लेग्राउंड है उसके चारों तरफ लगाए थे हम लोगों ने। और उसके बाद जो है 94 की बात है ये, 94 में वो नीम के पौधे हम बचा नहीं पाए, क्योंकि मॉर्निंग वॉकर्स आकर के उसको जो है तोड़ करके दातून के लिए ले गए, या उसके नीम की पत्तियों के लिए ले गए। तो हम आपको बताएं, अब आप महसूस कीजिए कितना दुख हम लोगों को होता था, स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपको। तो हम 3 पौधे कौन से बचाए जो मेरे लैब के सामने थे, उन 3 पौधों को आज भी मैंने बचा के रखा हुआ है। वो 3 पौधे हमारे बच गए। तो फिर मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि साहब आप सागौन के लगाइए। सागौन को न तो बकरी खाती है, न इंसान तोड़ता है, और ना ही ये नष्ट होंगे आप। तो हम लोगों ने फिर 1995 में 1 जुलाई 1995 से हम लोगों ने काम शुरू किया, और 2 अक्टूबर को हम लोगों ने इसको फिनिश ऑफ किया। 11,000 प्लांटेशन हम लोगों ने वहाँ पे किया था, और लगातार 3 साल तक मैं उस प्लांटेशन के लिए उन पौधों को हम लोग का पूरा जो ग्रुप था वो हम लोग के उसमें जो है उनको पानी देता था जी। और उसके हम लोग आगे बढ़ाते थे, सफाई कराते थे, पानी देते थे। और भी जबकि मेरा कोई क्लास जो है उसमें हमारा कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये हमारे ऊपर उस समय तनाव था। एक आपने जो पूछा था कि तनाव, उस समय तनाव हमको ये महसूस होता था ये पौधों को कैसे बचाएं। फॉर्चुनेटली आई एम वेरी लकी, हमारे पौधे बच गए और आज भी जिंदा हैं। वो विश्वविद्यालय ने जो काट दिए, वरना और अदरवाइज कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें, अभी भी है। और भी प्रश्न आने शुरू हुए हैं सर, उससे पहले बताना चाहेंगे हमारे साथ निधि श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हुई हैं, दिव्य चिराग एजुकेशन संस्था जुड़ी हुई है, सपना पांडे जी लगातार समाज के लिए अच्छे कार्य कर रही हैं, करण सोनर जी हैं, उनका भी एक प्रश्न है। उससे पहले एक प्रश्न और आ रहा है
कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो कैंपस है वहाँ पर जो पर्यावरण है अभी मतलब काफी पेड़ कटे, जी, तो जी। एक ऐसा एटमॉस्फेयर जब बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ें, पार्कों में छायादार वृक्ष हो, जी, जी, हाँ। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बीते दिनों में स्थिति नहीं, हम थोड़ी लोगों ने सी- तो ठीक किया था। हम लोगों के टाइम में ये ठीक था। 2014 तक मैं विश्वविद्यालय में था, तब तक हम लोगों ने एक भी पेड़ नहीं कटने दिए थे। 2015 के बाद पेड़ वहाँ से कटने लगे, और अब विकास के नाम पे कट रहे हैं, तो भाई विकास होना ही चाहिए। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूँगा विश्वविद्यालय के अधिकारियों से, यदि वो मेरी बात सुन रहे हो, लेट्स गो फॉर ए वर्टिकल ग्रोथ बिल्कुल। रादर देन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हमारे यूनिवर्सिटी में जो भी नई बिल्डिंग बने वो सब ऊपर बननी चाहिए, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, आजकल तो 7-7 स्टोरी मंजिल बनती है। लिफ्ट इज देयर, तो व्हाई नॉट यूज ए वर्टिकल ग्रोथ इन द कंस्ट्रक्शन। आज लेडीज गर्ल्स हॉस्टल का हम लोगों ने 5 स्टोरी का वहाँ पर जो वीसी बंगले के बगल में है, वहाँ 5 स्टोरी की वहाँ पर हम लोगों ने फाउंडेशन दे रखा था। लेकिन उसके बगल में वहाँ न बना करके और वो 1200 पेड़ों को काट करके और दूसरा हॉस्टल या कुछ और बनाया जा रहा है वहाँ पे, तो वहीं पे बनाना चाहिए। तो आज जैसे मान लीजिए कोई नई बिल्डिंग बननी है, तो हमारे उसके ऊपर बनाए, जो पंत भवन है उसके ऊपर चले जाए, वो मजीठिया छत भी है, मेंटेन हो पंत है। जाएगी, जी। वहाँ की जो है जो भी लीकेज है या जो भी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, और प्लस एक आपको जगह हमेशा कभी कम नहीं होगी, तो आपको हरियाली हमेशा बनी रहेगी। एक और प्रश्न आ रहा सर, करण सोनर जी पूछते हैं, विदेशी पिक्चर अर्थात हॉलीवुड के आ जाने से भारतीय कलाकारों पर किसी प्रकार का असर हुआ नहीं, है? कुछ नहीं, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये माया सिन्हा ने सबसे पहले इंग्लिश फिल्म दिखाना शुरू किया था। वी यूज टू हैव ए मॉर्निंग शो स्पेशली ऑन संडे एंड ट्यूसडे, और फिर उसके बाद से पूरे दिन मॉर्निंग में 9:30 बजे से होता था, 9:30-10 बजे से हम लोग दिखाया करते थे, क्योंकि विदेशी पिक्चरों का कुछ क्रेज़ यहाँ पे था, जी। और वो लोग अभी भी देखना चाहते हैं। बहुत सी पिक्चरें हम लोग चलाई, विदेशी पिक्चरों से कोई हिंदी फिल्मों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, ये मैं आपको स्पष्ट बता दूँ। एक और प्रश्न है सर, बाल फिल्मों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाल फिल्में तो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी भी अभी मुझे इन लगती दिनों है। बाल फिल्में हाँ। हॉल में किस तरह, क्या स्थिति है उनकी, दिखाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं, वो- गोरखपुर में दिखाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर आपके क्या देखिए, विचार इसमें हैं? मैं आपको बताऊं, बाल फिल्में जो है कॉमर्शियली वायबल नहीं है, मैंने पहले ही भी बताया। और जो भी सिनेमा हॉल चलाता है या जो भी प्रोड्यूसर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो निश्चित तौर पर पैसे की कमाने के लिए करना चाहेगा। तो बाल फिल्में आप दिखा सकते हैं, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस उसका जिम्मा लें, जी। गवर्नमेंट हमारी जिम्मा ले, उन पिक्चरों को ले आए और उसको दिखाएं। मेरे ख्याल से किसी सिनेमा हॉल वाले को कोई आपत्ति नहीं होगी कि वो ना चलाएं, डेफिनेटली चलाएंगे। मैं निश्चित तौर में कहना चाहूँगा, यदि ऐसी कोई गवर्नमेंट के रूल बनाते हैं, तो हम लोग माया में भी इस चीज़ को, माया सिनेप्लेक्स में मैं अपने भतीजे, मेरे नेफ्यू इस समय देख रहा है उसको, मोहित अग्रवाल उसको जी। देख रहे हैं, तो मैं उससे कहूँगा कि तुम उसको फ्री चलाओ, जितने दिन भी चलाओ उसको फ्री चलाओ, बिकॉज बाल बच्चों के ऊपर तो उनकी फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं। शायद मुझे मकड़ी नाम की पिक्चर मैंने जी, देखी मकड़ी। थी, और मुझे तो बहुत पसंद आई, मुझे तो खत्म नहीं हुई, तो मैंने उसको छोड़ा ही नहीं था। जी जी टीवी पे आ रही थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नाम मकड़ी थी ना वो। जी, मकड़ी थी। हाँ। सर, आप पर्यावरण में भी काफ़ी संवेदनशील थे, जी। प्रोफेसर भी थे और माया टॉकीज भी देखते थे, कैसे मैनेज करते थे ये? देखिए, ये सब बेसिकली मैं एक कहना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ है जो इंसान को, और इच्छा शक्ति, जी टाइम मैनेजमेंट एंड इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। हम एक दिन पहले ही प्लान करते थे अपने लेक्चर्स को, एक दिन हम पहले प्लान करते थे। माया सिनेमा पे मैं जब जाता था तो 10 बजे रात के बाद में जाता था, जब मेरे सारे लेक्चर्स, मेरे सारे स्टडीज़ मेरी पूरी हो जाती थी, और उसके बाद मैं सिनेमा हॉल को मैनेज करता था। मेरे ब्रदर जो थे वो सिनेमा हॉल की पिक्चरों की बुकिंग करते थे, मैं उसको मैनेज करता था, तो आपस में मिलजुल के काम हो जाता था, और उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई, क्योंकि इच्छा शक्ति थी, जी विल पावर बहुत स्ट्रांग हम लोगों का था, और हम लोग बहुत अच्छे से, हमारे एल्डर ब्रदर भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, ही वॉज ऑल्सो ए प्रोफेसर ओवर देयर, तो हम दोनों को कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमने काम बांट रखे थे, वो दिन में देखते थे, हम रात में देखते थे वहाँ काम उनका। सर, तो इस तरह चूंकि से हम चलता था। गोरखपुर को, समस्त गोरखपुर को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जैसे अगर एक इंस्टीट्यूट कोई खोलता है, फिर नया इंस्टीट्यूट खोलता है, तो कंपटीशन होता है। आपके संबंध जब नए सिनेमा हॉल खुलने लगे, तो उनसे आपके संबंध कैसे थे, और लोगों को आप बताएं कि संबंध होने कैसे चाहिए? देखिए, मैं तो यहाँ सिनेमा एग्जीबिटर एसोसिएशन का 25 साल तक सेक्रेटरी था, जी। तो मेरे संबंध तो सबसे बहुत मधुर थे। मेरे अंदर कोई कंपटीशन नहीं थी, ना उनसे, उनके अंदर भी कंपटीशन रही हो तो मैं नहीं जानता। मैंने तो अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया हुआ था कि किसी के साथ सबसे प्यार करो,
और सबको जो है सम्मान दो। तो उसमें किसी से मुझे दुश्मनी होती ही नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि हम लोगों का सिनेमा हॉल थोड़ा सा दूर था, एक किनारे जहाँ पर कि जो आज विजय चौक जो बोलते हैं ना, जी, विजय जी। सिनेमा का जो चौक है, वहाँ पे सिनेमा हॉल का बिजनेस बेटर होता था क्योंकि पब्लिक वहाँ ज़्यादा आसानी से पहुँच जाती थी। और हमारे यहाँ जो है आपको काफी गीता अंदर प्रेस रोड पे जाके अंदर होता था। जाने के जी। बाद भी जो लोग जाया करते थे तो उनको थोड़ी असुविधा होती थी बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम्स एंड ऑल दैट। बाकी ये दिक्कत आती थी तो थोड़ी सी हमें हमेशा हमारी बिजनेस हमारा थोड़ा कम हुआ करता था। बट एक इनिशियली कम होता था लेकिन ओवरऑल देखिए तो बराबर हो जाता था, इसलिए हमें कभी किसी से सर, आपने बहुत सारे सिनेमा हॉलों का जन्म देखा होगा, मतलब आपके सामने बहुत सारे शिशु जी, की जी। भांति पले बड़े जी, होंगे। जी। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन से सिनेमा हॉल का जन्म आपने देखा, किनके देखिए- किनके इनॉग्रल्स आपको याद हैं? देखिए, एक तो प्रिया पिक्चर पैलेस हमारे चाचा जी ने बनाया। उसके पहले जो है इंद्रलोक सिनेमा बना था, वो लक्ष्मण दास जी ने बनाया था, सन 62 में बना। 64 में जो है प्रिया पिक्चर पैलेस आया। 67 में हमारा माया चित्र मंदिर आया। और उसके बाद 72 में आया तरंग सिनेमा, हमारे चाचा जी का तरंग सिनेमा आया। उसके बाद से यहाँ पे मोहद्दीपुर में आया था श्री टॉकीज आया था, जी, पोद्दार का जी, था। जी। और फिर राज सिनेमा में जो आपका राज थिएटर आया था, सीताराम टेकरीवाल जी का था, जी। वो बना। तो ये सिनेमा हॉल तो मेरे सामने आए थे। जुबली जो है वो उसने अपने आप को पूरा रेनोवेट किया था, तो उसमें सर, मैंने तो देखा। कंपटीशन बढ़ गए होंगे इतने सारे पिक्चर्स हॉल। हमारा तो कंपटीशन जो है विजय से हुआ करता था जी। बेसिकली क्योंकि विजय एक ऐसा सिनेमा था जो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर सभी चाहते थे कि वहाँ पिक्चर चले। जी। लेकिन थैंक्स टू मनोज कुमार जी और थैंक्स टू राष्ट्रीय प्रोडक्शंस हमें पिक्चरों की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनका फेवरेट सिनेमा हॉल जो था वो माया चित्र मंदिर हुआ करता था। जी। तो मनोज कुमार और राष्ट्रीय ने हमें जीवन दान दिया और इस तरह से हम लोग अपने बिहेवियर की वजह से भी थोड़ा सा हाँ कि वी आर ऑल एजुकेटेड। जी। तो एक सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है एजुकेशन का भी। बिजनेस में देखिए एजुकेशन का बहुत फ़र्क पड़ जाता है, एक सोच बदल जाती है फिर बेसिकली। जी। समस्त गोरखपुर आपको देख रहा है सर। जी। और सिनेमा जो है, चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपका नाम स्थापित है, आपने समाज के साथ शिक्षा के जगत में एक अध्यापन के साथ एक शिक्षा का इंस्टीट्यूट खड़ा भी किया है, भगवती प्रसाद कॉलेज जी जो हाँ, है जी वो हाँ। आपकी ही देन है। तो सर, आपके माध्यम से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सिनेमा का समाज पर जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो किस तरह से है। एकेडमिया को, जैसे कि तारे जमीन पे फिल्म आती है तो एकेडमिया में एक रोल प्ले करती है, 3 इडियट्स आती है तो एक अलग तरह से हैप्पी लाइफ दिखाती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आती है। तो ऐसे आप क्या कहना चाहेंगे कि सिनेमा का जो समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव किस तरह से, क्योंकि बहुत बार सिनेमा पर दोष भी मढ़े गए, जब भी समाज में विकृतियां आई हैं तो दोष भी मढ़े गए। तो ऐसे में जो सिनेमा घर के मालिक हैं उनके क्या क्या दायित्व हैं, उनको फिल्में दिखाने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर गोरखपुर के समाज के संदर्भ इसमें देखिए मैं बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिनेमा हॉल का जो पिक्चरों का असर है समाज पे, तो डायरेक्ट मैंने पहले ही कहा कि ये सिनेमा हॉल आईना होते हैं। पिक्चर जो सिनेमा है वो पिक्चरें जो भी हैं वो आईना होती हैं, तो निश्चित तौर पर उनका असर तो होता ही है। और ऐसे में आवश्यकता है अच्छी फिल्मों का बनने का, ऐतिहासिक फिल्मों का बनने का। इसमें जो भी मार धाड़ और सेक्स पे आयोजित पिक्चरें होती हैं उनका असर बहुत ख़राब होता है। मैं अभी भी कहता हूँ कि वॉयलेंस एंड सेक्स, 2 थिंग्स शुड बी बैंड। एज ए प्रोड्यूसर, मतलब एज ए सिनेमा ऑनर मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने पहले भी बोलता था। लेकिन देयर इज़ ए सेंसर बोर्ड, गवर्नमेंट में एक सेंसर बोर्ड बना रखा है। जी। तो सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद, जो सर्टिफिकेट होने के बाद जो सिनेमा हॉल में पिक्चरें आएंगी तो वो हमें दिखाना ही पड़ेगा। उनको हम दिखाने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द बिजनेस एथिक्स कि एक पिक्चर जो रिलीज़ है उसको आपको दिखाना है। पर हाँ, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा पब्लिक का विरोध होगा तो निश्चित तौर पर वो सिनेमा हॉल को उस पिक्चर के प्रदर्शन को बंद कर देना चाहिए। ये मेरा ये मानना है। लेकिन असर देखिए, अभी भी मैं इसलिए कहता हूँ कि आज आवश्यकता है कि पिक्चरें इन वॉयलेंस को हटा करके अगर ख़त्म करें लोगों को तो उसका असर पड़ेगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, बीच में सिगरेट पीना बिल्कुल कम हो गया था। जी। तो सिगरेट का समझिए कि एक तरह से बिक्री बहुत अफेक्टेड हो गई थी सिगरेट्स की, अल्कोहल्स की भी बिक्री बहुत कम हो गई थी। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद से हर अब पिक्चर हॉल में, अभी पहले नहीं था, अब पिक्चरों में देखिए आप, हर हीरो आपका जो है वो सिगरेट पी रहा है और वो ड्रिंक्स पी रहा है।
तो आज का जो जनरेशन है उसको उसी को तो अपना वो आइडियल मानता है उसको, और उसी को समझ करके उसको अडॉप्ट करता है। सर मतलब जैसे मेंशन होता है कि ये हानिकारक है, हाँ। फिर भी लोगों का एक फोकस हो जाता है कि वो सिगरेट है और इस जी, बड़े बोतल के ऊपर आप बताइए, जी, आप यहाँ लिखेंगे जरा से ये हानिकारक है, किसकी निगाह पड़ेगी उसके ऊपर? जी, और खासकर जब हमारा हीरो इसको पी रहा हो, जी, तो तो वो एक वो प्रत्यक्ष एक प्रत्यक्ष उनके लिए हो जाता है जी, ना। आज आप देखो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। इसमें सिनेमा ओनर कुछ नहीं कर सकता है। एज ए टीचर हम बिल्कुल मना करते हैं, एज ए टीचर दिस इज ऑल्सो आई वी से दैट नहीं शुड नॉट बी डन, लेकिन करें क्या? अब वो चाहे रेवेन्यू के लिए कहना चाहिए, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि बिके, उनको एक्साइज से मतलब है, रेवेन्यू चाहिए, इसलिए, नहीं तो अदरवाइज ये चीज़ें तो ठीक नहीं है समाज में। आप और फिल्में देखते भी हैं सर, आपका विश्लेषण भी अच्छा है, सुना है हमने। तो एक बात और जो विवादित रहा है बीते सालों से, एक बात पर महिला कलाकारों का मानना है उन्हें पेमेंट पुरुषों से कम दिया जाता है। तो इस पर आपकी राय एक बार गोरखपुर जानना मुझे चाहता तो है। ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि माधुरी दीक्षित जिस समय थी वो अपने सर्वोत्तम टॉप पे लिया करती थी, जी, और अभी भी मेरे ख्याल से आज की सबसे पॉपुलर लेकिन हीरोइन संजय कौन दत्त है? से उनका पेमेंट तब भी कम था सर। हाँ, वो थोड़ा सा कम था, तो नेचुरली, ये आखिर तो मैं ये मानता क्यों? हूँ। और ये तो अब इसको क्या बोलें, ये शायद इसको कहना चाहिए वहाँ का ट्रेंड है, बॉम्बे फिल्म उद्योग का ट्रेंड है। हालांकि बहुत सी अभी लेडीज़ ऐसी हैं, बहुत ही हीरोइंस ऐसी हैं जिनका की वैल्यू उनको ज़्यादा मिलता है जी, इसमें। और स्पेशली भी रिसेंटली, मैं तो ध्यान नहीं पड़ रहा है मुझे कौन सी कलाकार है जिससे श्रीदेवी यूज टू टेक लॉट ऑफ मनी। अब आप बताइए इधर रिसेंटली कौन सी हैं? सर करीना कपूर ने बीच में लेना शुरू करीना किया। कपूर ने भी हाँ, किया, जी, पर अब तो वैसे माँ बनने के बाद से उन्होंने जी, अपना खत्म कर दिया है। जी, जी, और भी बहुत सी पॉपुलर हीरोइंस थी, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, उनसे थोड़ा कम तो डेफिनेटली उनको मिलता रहा, मे बी बिकॉज ऑफ परिवर्तन द आना ट्रेंड। चाहिए। परिवर्तन आना चाहिए, और परिवर्तन तो है ही है। अब जी। महिलाओं का ही जमाना है, महिलाओं सर पे। एक समय हाँ। था जब महिलाओं के किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे। वो एकदम दौर शुरू में जब शुरू बोलती में, फिल्में शुरू नहीं में, आया हाँ। करती थी। जी जी हाँ। जी, हम्म। वो सर रफीक साहब का गाना था आइयो घोड़े देखी चतुराई, हाँ, उसमें हाँ, एक बहुत चतुर शुरुआत की नार पिक्चरें जो करके होती थी, श्रृंगार हाँ, में जी, वो शुरू में पहले आती थी, पर अब तो क्योंकि उस सर समय आलम आरा से उस समय ही स्त्रियों का आलम सिनेमा आरा हॉल, महिला किरदार हाँ, में स्त्रियों का सिनेमा हॉल में काम करना बुरा माना जाता था, इसलिए जी। वो नहीं आती थी, पर अब तो हर आदमी फ्री फिल्मों है। ने और समाज को हाँ, बदला है। और जी। बहुत सी अच्छी हीरोइन थी, जैसे शबाना आजमी, ग्रेट आर्टिस्ट, स्मिता पाटिल, शी वॉज अ ग्रेट स्मिता आर्टिस्ट। पाटिल। ये लोग तो कमाल के थे एक्टिंग, मतलब इनको कोई जवाब नहीं था। फर्स्ट और लेडी एक्ट्रेस देविका रानी रही हैं। जया बहादुरी हिमसेल्फ, शी वॉज अ वेरी ग्रेट एक्टर। जंजीर में तो रिकॉर्ड ही हाँ, बन गया। बहुत ही अच्छी, मतलब इन लोगों का, इनको आप किसी फिल्म में देख लें, आप बहुत ही अच्छा इनका काम करते थे, एंड दे वर रादर सुपरसीडिंग द मेन पार्टनर्स। जी, वो हीरो से बेटर उनका काम रहता था, और काफ़ी अच्छा उनका वर्क होता था। जी तो सर। अब हम अपने बातचीत के संभवतः अंत पे हैं। सर जाते जाते एक और जानना चाहूंगी कि कोरोना काल में क्या असर दिखता है थिएटर्स पे? थिएटर तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं इस समय, जो मैंने महसूस किया है। अभी खुलने के बाद भी, जैसे जो विद सर्टेन कंडीशंस जो खुले भी हैं, तो 5 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी जा रहे हैं। जी, तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी ब्लीक, सिचुएशन इज़ वेरी ब्लीक। और जब तक कि ओवरऑल जो है वैक्सीन्स नहीं आ जाती हैं, जी, और वैक्सीन्स जब तक लग नहीं जाएंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि सिनेमा हॉल का बहुत अच्छा बिजनेस होगा। और बिल्कुल फ्री ना कर दिया जाए, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के बाद से सिनेमा हॉल को चलाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जी। मैं अनमैनेजेबल है, ब्रेक्स बेसिकली कहना जी, चाहिए। क्योंकि देखिए, शादी ब्याह में सब दूर तो लोग ऐसे ही भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन वो बंदिश सिर्फ सिनेमा हॉल के लिए क्यों हो? सर आप प्रोफेसर भी हैं और आप सिनेमा हॉल के मालिक भी हैं, तो विश्वविद्यालय भी विवाद कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय खुले, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, तो विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुल रहा है? तो आप किसके तरफ से हैं? विश्वविद्यालय की तरफ से हैं, निश्चित तौर पर। देखिए, जब तक इंसान के अंदर एजुकेशन नहीं होगा, वो किसी जगह कुछ भी कर ले, उसकी सोच नहीं बदल पाएगी। ये शिक्षा ही हमारी सोच को बदल सकती है, बिल्कुल। और शिक्षा ही हमें प्रभावित कर सकती है, शिक्षा ही हमें नए आयाम दिखा सकती हैं। तो मैं निश्चित तौर पर मैं शिक्षा के लिए करूँगा। और इसीलिए मैं आपको बताऊँ, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद, फैमिली बिजनेस के बावजूद भी, मेरा सारा फोकस अपने शिक्षा पे ही था, एजुकेशन पे ही था। और इस दौरान में मैंने 5 टेक्स्ट बुक भी लिखे केमिस्ट्री के, मेरे 80 से ज़्यादा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, मेरी रिसर्च भी बहुत अच्छे जर्नल्स में प्रकाशित हैं। और अनफॉर्चुनेटली
साइंस के प्रोफेसर को रिटायर होना पड़ता है, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि वी डोंट वांट मनी। हमें वहाँ पर मेरी लैब चाहिए थी जिससे मेरी रिसर्च चलती रहती, और गवर्नमेंट को मुझे एक पैसा नहीं देना था, मुझे सिर्फ मेरी लैब को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग को नो ड्यूज़ लेने के लिए लैब को खोल के स्टोर में सबमिट करना पड़ता है। मैं अपील करता हूँ इस चीज़ को कि साइंस के टीचर्स का, साइंस के प्रोफेसर्स का लैब मत तोड़ो, उनको आप कोई रेवेन्यू मत दो, बट अलाउ देम टू बी इन देयर लैब सो दैट वी कैन डू द बेस्ट राइट नाउ। जब मैं अपनी रिसर्च में सर्वोत्तम पे था तो मुझे छोड़ना पड़ा। यू सी, लिटरेचर में क्या होता है, हिंदी इंग्लिश या और लिटरेचर में क्या होता है कि बेसिकली उनके लैब नहीं होते जी, वो घर बैठ के तो घर बैठ के बैठ लिख सकते हैं ना, तो आप घर बैठ के उनका तो पूरा सोच चल सकती है। हमारी सोच तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती है ना, हम सोचते हैं, फिर उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आते हैं उससे फिर हम तालमेल बैठाते हैं, फिर उसको हम पब्लिश करते हैं। तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड हैं। तो साइंस के प्रोफेसर को कभी भी रिटायर नहीं करना चाहिए। भले वो आप कहते हैं उसके लिए उन्होंने कर रखा है कि सब वो एमेरिटस साइंटिस्ट बना करके आप ले लीजिए, पर ये कर लीजिए, पर ये सब बेकार की बातें हैं। वो बंदिशें होती हैं, उसको वहाँ से फिर परमिशन लो, फिर तमाम बॉदरेशन करो, और फिर हम अगर तनाव में रहेंगे तो हम रिसर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप समझ सकते हो। तो मेरे तो कम से कम अगर मैं वहाँ पे होता, अब जैसे पर्टिकुलर पॉलीमर साइंस मेरा पॉलीमर साइंस हमारा सब्जेक्ट रहा है, कोई दूसरा वहाँ पढ़ाने वाला नहीं था, तो आई वाज द लोन ओवर देयर। तो आज हम वहाँ पे एज ए गाइड ही होते हैं, तो हम वहाँ सिखा सकते हैं दूसरे यंग जनरेशन को, जो नए टीचर्स आए उनको बता सकते हैं। सो ऑल दैट इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स है, कोई सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको मेरे कहने का ये मतलब है कि सिर्फ जो है आदमी को वहाँ पे अच्छे, जिस समय आप अच्छे माहौल में आप यूनिवर्सिटी में हैं यदि, तो शिक्षा के लिए उनका होना वहाँ अति आवश्यक है। सर, अब साइंस की बात कर रहे हैं तो अंतिम प्रश्न है कि भारत में, भारतीय समाज में वैज्ञानिक फिल्मों का क्या स्तर है? हाँ, अभी इन दिनों कुछ बनी है, पहले कुछ नहीं बन रही हैं, पहले भी बनती थी, पहले भी बनती थी, स्टार वॉर्स वगैरह करके पिक्चरें बनाई थी, बहुत अच्छी आई थी, वो सुपर हिट हुई थी, वो उनकी सीरीज भी थी स्टार वॉर्स करके। तो साइंस फिल्में यदि बने तो बहुत अच्छी बनेंगी। अभी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो इसके ऊपर भी था ना ये कुछ एटम बॉम्ब का जो वहाँ पर परीक्षण किया गया था, उसको परमाणु, हाँ, पूरी आई थी ना, वो भी पिक्चर तेजस आने वाली है। तो साइंस फिल्में बने तो अच्छी बने, पर स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक पर्पस ये है कि साइंटिफिक फिक्शन अभी कमजोर दिख उसमें स्टोरी होनी चाहिए उसके अंदर, तो उस बिना स्टोरी के नहीं चलेगी, और वो थोड़ा फैक्चुअल होना चाहिए। तो सर, आज की कन्वर्सेशन हम ख़त्म करने जा रहे हैं, तो आप अपनी कम से कम पसंदीदा 3-4 फिल्में बता दें दर्शकों को जो देखनी चाहिए। अब बताइए, ये तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं आपको, मैंने सत्यकाम मैंने पहले ही बताया था, इफ़ यू मिस्टेकन पुरानी फिल्में बंदनी करके एक आई थी पिक्चर, सुजाता पिक्चर आई थी, वो थी। उसके अलावा जो रिसेंट इन बिटवीन जो मैं अपने टाइम के बताता हूँ, उनमें एक फिल्म जो थी बहुत अच्छी थी, और वो थी एक तो आपकी क्रांति, मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये बहुत अच्छी पिक्चरों में थी अमिताभ की एक पिक्चर मेरे अपने करके आई थी, परिचय आई थी, जितेंद्र की पिक्चर थी, परिचय थी। ये सब फिल्में बहुत अच्छी फिल्मों में थे, और मेरे ख्याल से ये मुझे बहुत ज़्यादा याद तो नहीं रहता, नाम मैं भूल जाता हूँ। मैंने कहा ना, केमिस्ट्री ने मुझे जो है ज़्यादा कर रखा है, और उसमें ज़्यादा बहुत सी फिल्में आई हैं, बहुत सी फिल्में आती हैं जो अपील करती हैं। सलमान की कई फिल्में अपील की हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं, जैसे बॉडीगार्ड, स्पेशली बॉडीगार्ड, उसकी बहुत अच्छी पिक्चर थी। वो लास्ट के 20 मिनट में जो है पूरे जो स्टोरी थी उसकी, उसने पूरी पिक्चर का ट्रेंड बदल दिया था, और इसीलिए शायद वो सुपर हिट हुई थी। सो ऑल दीज फिल्म्स आर वेरी वेरी गुड। तो आज अमृता जी दैनिक जागरण के हमें गोरखपुर में पहली बार थी, तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। अमृता जी रेडियो में अपनी सेवा दे रही हैं, और सर को अगर हम कहें कि एक बहुमुखी आयाम, चलती फिरती लाइब्रेरी हैं अपने आप में। तो बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अपना इतना सारा समय देने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि अपना प्यार बनाए रखें, फिर अगले सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, हम लेकर आएंगे हम हैं गोरखपुर, और देखते रहिए गोरखपुर के विविध रंग। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, नमस्ते।